ম্যাঙ্গো মিডিয়ার তরফ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকে আমাদের সামনে উপস্থিত আছেন বিশিষ্ট শিল্পপতি সঞ্জয় আদিত্য। উনি 2011 সালে লক্ষ্মীপুর বিধানসভা এলাকা থেকে বিধায়ক পদের জন্য লড়েছেন। সেই হিসাবে আমরা ওনার সঙ্গে আজকে দেখা হয়ে গেল এবং ওনার কিছু মতামত আমরা চাইছি। আজকে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল, সেই নির্বাচনে ওনার কি ভূমিকা ছিল বা উনি কি দেখেছেন ওনার নজর থেকে, সেগুলো তুলে धरार জন্য ওনাকে অনুরোধ করব। तो संजय आदित्य जी, स्वागत है मैंगो मीडिया। नमस्कार। तो आज तो आप सिलचर में हैं, ब्रॉडकास्ट करने के लिए आए थे सर? हाँ जी। तो क्या देखा आपने? सबसे पहले मैं आपके चैनल को हार्दिक थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी एंड टेकिंग माय ऑब्जर्वेशंस ऑन दिस इलेक्शन। सबसे पहले क्या लोगों को पता नहीं है, आई एम फ्रॉम बराक वैली एंड मैं राजा बाजार से हूँ और मेरे माता पिता यहीं से उदारवन कंस्टिट्यूएंसी से हूँ और बचपन से इधर ही बड़ा हुआ हूँ। एंड उसके बाद पढ़ाई के लिए मेरे को बाहर जाना पड़ा एंड उसके बाद विदेश में भी रहा। एंड अभी हमारा जो कंपनी है लोग जानते हैं जेटविंग्स के नाम से जाना जाता है और हम स्किल ट्रेनिंग में है, एरोस्पेस में है, हॉस्पिटैलिटी में है, ट्रैवल में है और अभी हम लोग FMCG प्रोडक्शन में भी हैं और ट्रेडिंग में करीब हो जाता टॉप 5 कंपनीज इन इंडिया राइट नाउ। सो इस तरह से एजुकेशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं हम लोग। हाँ जी, हमारा वी हैव अ बिजनेस स्कूल, वी हैव फैशन स्कूल है हमारे पास। हमारे एविएशन में अभी हम लोग नॉर्थ ईस्ट के पहले कंपनी है जो पायलट ट्रेनिंग भी करा रहे हैं। अच्छा। सो इस तरह से एक वी आर करीब 8 कैंपस है हमारा अभी। वी हैव एसोसिएट कैंपस इन थाईलैंड। हम लोग हमारे पास SIHM मणिपुर हमारे साथ है, SIHM त्रिपुरा ऑल्सो इज अंडर PPP विद अस। हमारे पास IHI न्यू दिल्ली इज ऑल्सो विद अस, लाइक इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी इंस्टीट्यूट। सो इस तरह से लाइक वी हैव अराउंड वी आर ट्रेनिंग एंड प्रोड्यूसिंग अराउंड 2000 स्टूडेंट्स एवरी ईयर और उसमें लोगों को पता भी नहीं है, बराक के भी काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे साथ पढ़ते हैं, कुछ फ्री एजुकेशन भी हम लोग दे रहे हैं। बराक के ओरिजिन तो बराक से ही है। हाँ जी, मैं 100% बराक का है। बराक के लिए अभी तक ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया हूँ। अभी तक मैं इतना ही कर रहा हूँ कि यहाँ के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स, अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं जो हॉस्पिटैलिटी में जाना चाहते हैं, उनके लिए हमने कुछ फ्री सीट्स हम मैनेज करते हैं। करीब 40 से 50 स्टूडेंट को हम पढ़ा रहे हैं हर साल फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा। फ्री एजुकेशन वो पहला हम अभी शुरू कर रहे हैं। उसके बाद इस साल से हमारा ग्रेजुएशन भी शुरू हुआ है, एजुकेशन भी शुरू हुआ है। वहाँ पे भी हम बराक के लिए हम स्पेशली जो उदारवन या लखीपुर या टोटली मतलब जो भी ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हम काम कर रहे हैं। सो अभी हम वी आर ट्राइंग टू गिव, अभी एक स्कूल के लिए हमने प्लान किया हुआ है कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस स्कूल वेरी रिसेंटली। हम लैंड एक्वायर कर रहे हैं, हम लोग हमारा काम चल रहा है अभी। तो बाय द ईयर 2022 द स्कूल विल बी इनॉग्रेटेड नेक्स्ट ईयर तक। तो इस तरह से हम मैं एजुकेशनलिस्ट हूँ पहले, बाद में मैं बाकी कुछ हूँ। तो जैसे कि हमने इस्टेब्लिश किया है गुवाहाटी में और बाकी पार्ट ऑफ इंडिया में। आई एम एस्टेब्लिश इन बराक ऑल्सो। ओके, एजुकेशनिस्ट तो है ही, लेकिन पॉलिटिक्स में भी आप इंटरेस्ट रखते हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पता नहीं खून यहाँ का ही है। एक बार तो आपने खुद कैंडिडेट हो गया। हाँ जी, मैं कंटेस्ट किया था लखीपुर में। यहाँ तो एक्चुअली मेरे को जब हम यहाँ आए हुए थे तो हम उस टाइम यूथ ब्रिगेड में थे, तो हम एक एनालिसिस के लिए आए थे। तो हमको लगा कि हमारा जो कंस्टिट्यूएंसी बहुत पिछड़ा हुआ है और बचपन में मेरी माँ का घर है लखीपुर में, हमने वहाँ खेला है, वहाँ बड़े हुए हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त थे वहाँ पे जो कुछ कर नहीं रहे थे, उनके पास जॉब्स भी नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट था। तो उन्होंने कहा कि जो नेतृत्व है वो सही नहीं हो रहा है यहाँ पे, रिप्रेजेंटेशन सही नहीं। कौन सा प्रॉब्लम था उस टाइम जिसके लिए आपने ठीक तरह से अपना मतलब पकड़ जमा नहीं सका? पकड़ देखिए क्या था कि टेक्निकली देखा जाए तो उस वक्त कांग्रेस का काफ़ी स्ट्रांग दबदबा था, इन्फ्लुएंशियल लीडर थे और सारे लीडर्स एस्टैब्लिश थे। जैसे कि अगर आप देखें हैलाकांदी डिस्ट्रिक्ट में गौतम रॉय एस्टैब्लिश थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, वहाँ कोई जा नहीं सकता था। बराक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग एस्टैब्लिशमेंट था दिनेश प्रसाद ग्वाला का, सेकेंड अजीत सिंह का। दिनेश प्रसाद ग्वाला के बाद भी उनके बेटे संतोष मोहन देव जी थे ही। तो ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग इनका मतलब एक लाइनअप था। अच्छा। तो उस लाइनअप के लिए क्या था कि हम एक डिफ़िकल्ट था टाइम।
ठीक है, आपका भी तो शुरुआत था इसमें। हाँ, हमारी शुरुआत था, दैट वाज माय स्टार्टिंग। तो अभी जो आज का जो निर्वाचन था उसमें आपने क्या देखा, क्या? इनफैक्ट हम चुपचाप नहीं रहे। 2016 में हमने काफ़ी कोशिश किया उधारबंद से अच्छा अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन वो डेमोक्रेटिक होता है राइट्स, वो पता नहीं होता है, क्योंकि एज ए कार्यकर्ता हमने भारतीय जनता पार्टी में भी काम किया और टिकट भी मांगा था। तो चलिए ठीक नहीं, कोई बात नहीं, हमारे भानुदा आए और जीत भी गए। सो दैट इज देयर, आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट। इस बार क्या होगा भानुदा का? काफ़ी तो अच्छा मेहनत किया है उन्होंने, डेवलपमेंट का काम काफ़ी किया है। उधारबंद हैज़ रियली डेवलप्ड अ लॉट। जो कांग्रेस पार्टी ने इतना साल नहीं किया था वो काम उन्होंने किया है। अब बाकी डिपेंड करता है लोगों के मत के ऊपर कैसा क्या है। और अच्छी बात है, दोनों लोकल कैंडिडेट हैं, अब दोनों भाई हैं। अब बताइए आप, एक अब जिसको पार्टी पसंद करे जिसको, लेकिन है कि दोनों का प्लस पॉइंट है, दोनों का नेगेटिव पॉइंट्स हैं। लेकिन बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट हुआ है। कॉन्टेस्ट बहुत स्ट्रांग हुआ है। मतलब जैसे कि मेरा जो भी लोग हैं, मैं 3-4 दिन 5 दिन से मैं यहाँ पे काफ़ी एक्टिव हूँ। मैंने ऑलमोस्ट ऑल टी गार्डन्स में मैं गया हूँ, मैं मिला हूँ लोगों से, जानना चाहा हूँ। तो एक डिसिसिव मत है, किसी को कैंडिडेट के साथ थोड़ा सा ये है, पर्सनल नहीं होता है कि घर घर में होता है, भाई के साथ कोई भैया देख नहीं रहा है हमको, ऐसा कुछ एक कंप्लेन है। हमें ऐसा लग रहा है अब दोबारा लौटेंगे पॉलिटिक्स में, या लखीमपुर में हो या उधारबंद में, अब दोबारा आएंगे, हमको ऐसा लगता है। आपका क्या ख्याल है? लखीमपुर का तो कोई चांस नहीं है। लखीमपुर में बहुत ही पावरफुल नहीं बोलूँगा मैं, बहुत ही अच्छा कैंडिडेट कौशिक राय आ चुका है वहाँ पे, एंड वो जीतेंगे 100%। उनका जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट है वो काफ़ी स्ट्रांग रहा है। मैंने देखा है, पर्सनली मैंने ऑब्जर्व किया है कि वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट्स जो इलेक्शन मैनेजमेंट के। एक तो हिमंता बिस्वा शर्मा का इलेक्शन मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रेट और बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद मैंने कौशिक दा का देखा है। अच्छा। तो कौशिक दा लखीमपुर कंस्टिट्यूंसी बहुत अच्छा कैंडिडेट है। हाँ, उधारबंद में यस, अगर हमको अगर पब्लिक एक्सेप्टेंस मिलता है आगे जाके तो देखेंगे। अब ये डिपेंड करता है पार्टी के ऊपर। अगर चाहते हैं, लोग चाहते हैं तो आएंगे, अगर नहीं चाहते हैं तो हम उधारबंद में काम कर रहे हैं। वहाँ का मैं लोकल हूँ, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। आज मैं जो भी हूँ वहाँ से हूँ, बचपन से मैं यही तो बात वहाँ है। से खेला हूँ, कूदा हूँ, बड़ा हुआ हूँ। यही तो बात है। तो आज मैं गया के फील्ड में देख रहा था, वहाँ पे मैं क्रिकेट खेलता था, आज बच्चे वहाँ खेल रहे हैं। तो वहाँ पर मेरे को कोई रिस्पॉन्स, मेरे को जानना नहीं है। राजा बाजार से अभी तो कोई रिप्रेजेंटेशन आया नहीं है। बरकबेली की लड़का की हैसियत में आप आज एक मतलब सफल बिजनेसमैन हो। हाँ, तो इसके लिए बरकबेली के लोग चाहेगा बिजनेस के साथ साथ आपका पॉलिटिक्स में भी आपका इंटरफेयर हो। हाँ जी। जो समाज के लिए आप कुछ कर सको, इसके लिए क्या ख्याल है? आप क्या कर सकते हैं यहाँ के लोगों की जो छोटे छोटे इशू के बारे में? देखिए, मैं जितना समझता हूँ अभी, देखिए 10 साल 2011 में मैंने कंटेस्ट किया था और अभी तक मैं जुड़ा हूँ, अभी भी देख रहे हैं। यहाँ के लोगों की ज़रूरतें बड़ी ज़रूरतें नहीं है। किसी को बहुत बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें चाहिए। एक अच्छा रोड चाहिए, किसी को पानी चाहिए, किसी को पावर करंट का कनेक्शन नहीं हो रहा है वो चाहिए, किसी को थोड़ा एजुकेशन में हेल्प चाहिए, किसी को थोड़ा सा मदद कर दीजिए, थोड़ा गाइडेंस चाहिए, किसी को थोड़ा सा बीमारी के लिए थोड़ा सा अच्छा डॉक्टर आ जाए, थोड़ा सा जो इंटरनल प्लेसेस है वहाँ पे, जैसे कि माताएं हैं उनके जो मोस्टली जो बच्चों के लिए जो डिलीवरी सिस्टम है वो थोड़ा सा बच्चों के लिए अच्छा हॉस्पिटल्स थोड़े से आ जाए। चाइल्ड केयर बहुत बड़ा चीज़ है यहाँ पे। चाइल्ड एजुकेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एजुकेशन पे हमको अभी तक गवर्नमेंट का जो भी है एम्फेसाइज करना है, क्योंकि जो हमारे लोग हैं पढ़ाई पे काफ़ी ध्यान देते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी रिक्वायरमेंट है, और वो चीज़ को अगर हम स्ट्रांगली देखें, अगर उस चीज़ को हम ध्यान दें, तो आई डोंट थिंक कि लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं, क्योंकि बाकी लोग कर लेते हैं। मैक्सिमम थिंग्स पीपल डू देमसेल्फ। तो जो एक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव या बोले आप, यू आर रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ टू असेंबली, एक वॉइस जो होना चाहिए वो वॉइस जाना चाहिए। जबकि आप असेंबली में जाकर बैठते हो तो आप क्या बात कर रहे हो, आप यहाँ की जो मैटर्स है उसको आप ले जा पा रहे हो कि नहीं। अच्छा, को आप समझ लीजिए कि ऐसे आप सोचिए कि इस बार उधारबंद में बीजेपी कैंडिडेट का हार हो गया, सपोज। तो इसके बाद
वो हरा हुआ जमी को फिर से पाने के लिए मशक्कत करना पड़ेगा। हाँ जी। तो इसमें आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? पहली बात तो मैं को नहीं लगता है कि बीजेपी हारेगा अच्छा। और जीत होगी। अगर अगर खुदा चाहता है, अगर भगवान चाहते हैं, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अगर ऐसा नहीं होता है तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो कुछ हमको ऑर्गेनाइजेशन को नया से बिल्ड करना पड़ेगा और इस तरह का अगर रिजल्ट आता है तो हम बाकायदा हम काम करेंगे। एक कार्यकर्ता बोल दो या जो भी आप बोल दो उस तरह से 190 बूथ है उस लेवल से क्रिएट करना पड़ेगा और पार्टी को अगले 5 साल में, क्योंकि सरकार तो बीजेपी का रहेगा यहाँ पे, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ। लेकिन जो भी हो सर, नया से पार्टी को बिल्ड करना पड़ेगा और कर लेंगे। काफ़ी अच्छे लोग हैं, इस तरह से हमको लगता नहीं है कि ज़्यादा प्रॉब्लम आना है आगे जाके। आपका जो मतलब कि बिजनेस के हैसियत से या बाकी हैसियत से आपका जो काम है वो कुछ बड़ा लेवल का है। हाँ जी। तो इसलिए आपको उदारबन के बारे में ही पूछना ठीक नहीं है, पूरा बराकबली के बारे में हम पूछेंगे। आपका क्या राय है, कहाँ पे कैसे रिजल्ट होगा बीजेपी का या दूसरे पार्टी का? पोस्ट एनालिसिस मैं करूँगा। मैं किसी का स्पोक्समैन नहीं हूँ, पहले नहीं, बता नहीं, देता हूँ। ठीक कोई है। आपका पर्सनल कोई पार्टी का स्पोक्समैन नहीं हूँ मैं। मेरा जो भी एनालिसिस है उसको उस तरह से नहीं लिया जाए। मैं बस Personal। इंडिविजुअल पर्सनल एज ए बिजनेसमैन बोल रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे मिक्स रिजल्ट्स मेरे को लग रहे हैं, क्योंकि जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने जितना देखा है, और पोलिंग हो चुका है, सब बक्से के अंदर बंद है, इसलिए मैं अपना एक स्टेटमेंट दे सकता हूँ। जो वन साइडेड रिजल्ट्स नहीं होने हैं, दैट इज़ वन थिंग। और बराक में कांग्रेस का भी एक अच्छा पकड़ है जिसको इस बार डिस्प्ले हुआ है, दिखा है। तो कांग्रेस ने अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट किया है। वो चीज़ कितना वोट पे कन्वर्ट हुआ है, दैट इज़ ए क्वेश्चन मार्क। ये अकेले कांग्रेस का है या महाजुट का, मतलब कोई नतीजा है, महाजुट होने का नतीजा है? डेफिनेटली जैसे कि AUIDF का जो भी एक पैटर्न है वोटिंग है, हर जगह 10 से 15 हज़ार का एक लेफ्ट का भी साथ रहा है। हाँ, लेफ्ट का भी साथ रहा है। लेफ्ट का भी तो यहाँ पे है मैंडेट, ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा बहुत है, क्योंकि मैंने भी पहले अपने कंस्टिट्यूंसी में मैंने भी मिला हुआ है। करीब 3000 से 4000 वोट हर कंस्टिट्यूंसी में लेफ्ट का है, और वो लेफ्ट का आगे भी जाके रहेगा, वो डिमिनिश नहीं हुआ, क्योंकि वो एक थॉट प्रोसेस है। और वैसे करके कांग्रेस का भी एक यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। उस बेस को इस बार कांग्रेस ने अच्छा स्टेबलाइज किया है। और बीजेपी का भी मेहनत रहा है, लेकिन कुछ चेंजेस हुए हैं पार्टी में, कुछ नए लोगों ने ज्वाइंट, नए से अगर कुछ पार्टी में कुछ चेंजेस किए गए हैं, उसके हिसाब से शायद थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम्स हुए हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे कैसे होगा आपका? कछाड़ में आइए पहले। कच्चा सारा मैं जितने व्हाट इज माई थिंग इज दैट सारे सीट्स में फाइट होंगे। अच्छा, आप कोई भी सीट नहीं बोल सकते कि 15 में कितना मिलेगा बराकबली? ये बोलना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अगर 50% भी मिल जाए, 50% भी अगर भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए, दैट विल बी अ वेरी गुड रिजल्ट। अच्छा, तो बाकी मैं अगर 7 तक अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा, मैं मानूंगा बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि बहुत टफ रहा है इस बार इतना ईजी नहीं रहा है, और काफ़ी अच्छा ग्राउंड पे देखा गया है। आपका क्या ख्याल है, जो आने वाले जो सरकार होगा वो बीजेपी के होगा या महाजुट का होगा? गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। तो भारतीय जनता पार्टी का अगर सरकार आता है तो एज ए बिजनेसमैन आपको क्या लगता है, जो बराकबली में या आसाम में जितने भी बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन के लिए अच्छा होगा या आम जनता के लिए अच्छा होगा? ये एक्चुअली क्या है, बिजनेस जो बिजनेस सिनेरियो इंडिया का है वो अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बेस करके है। जो भी बिजनेस पॉलिसीज़ हैं, अगर बेसिकली क्या है कि इंडिया में अभी ड्यू टू GST एंड AGST वगैरह के लिए जो भी डिफरेंसेस हुए थे, तो दैट्स अ नेशनल पॉलिसी। तो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है फाइनेंशियल पॉलिसीज जो होते हैं, स्टेट का बहुत कम ही रहता है रोल प्ले करने के लिए, तो इसलिए उससे कुछ ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं, शायद कोई कुछ बिजनेस है ऐसा, तो NOC तो मिलता है स्टेट गवर्नमेंट से।
उससे आई डोंट थिंक उसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो बिजनेस हाउसेस हैं वो बिजनेस कर रहे हैं। जो लोग कांग्रेस के टाइम में बिजनेस कर रहे थे वो अभी भी बिजनेस कर रहे हैं। वो कल को अगर लेफ्ट का भी गवर्नमेंट होगा फिर भी वो लोग बिजनेस करेंगे। तो मैं भी बिजनेस हाउस था, मैं कांग्रेस के साथ भी काम करता था, मेरा कंपनी उस टाइम भी काम करता था, आज भी काम कर रहा हूँ। तो कम जो इंडिया में इतना है कि बिजनेस हाउसेस जो हैं वो टैक्स पेयर्स हैं, और उनका क्या होता है कि कोई भी पार्टी के साथ उस तरह का नहीं होता है। कोई भी गवर्नमेंट आता है, बिजनेसमैन जानता है किस गवर्नमेंट के साथ कैसे काम करना है। किसी गवर्नमेंट के साथ तो अलग तरह से करेगा, किसी गवर्नमेंट के साथ वो अलग तरह से होगा। तो हर गवर्नमेंट का स्टाइल अलग होता है। लेकिन बिजनेसमैन क्योंकि वो बहुत मेहनत करके आगे आते हैं, बहुत उनको पता होता है कि कैसे डील करना है, एडजस्ट कैसे एडजस्ट कैसे करना है, तो वो हो जाता है एडजस्टमेंट। तो वैसा मैं नहीं बोलूँगा कि कोई पार्टी आ गया तो कोई बाहर हो गया है, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किसी के। देखिए कल आप किसी एमएलए के दोस्त हैं और वो पावर में आता है तो आपको जरूर फायदा नहीं, मिलेगा। बात यह है, तो बात यह है जो ऐसा एक माहौल क्रिएट हुआ है जो हर लोग सोचता है जो अदानी अंबानी या रिलायंस ग्रुप के लिए बीजेपी है, तो आम लोगों की ये भी एक चिंताधारा बन गया, एक ढांचा बन गया होगा अपना थिंकिंग का। 2013 में जो रिलायंस का रैंकिंग था टॉप 10 वर्ल्ड का था, उस टाइम में बीजेपी का कोई गवर्नमेंट नहीं था। तो धीरूभाई अंबानी का जो कंपनी जो ग्रोथ हुआ वो कांग्रेस के टाइम में ही हुआ। तो इस तरह से हम नहीं बोल सकते कि रिलायंस ग्रुप ने भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, या इसने अपने बिजनेस हाउसेस ने अपना मेहनत किया है। शायद 4 चांद लगा दिया होगा। अब देखिए क्या है कि इंडिया में कुछ पावर हाउसेस चाहिए होते हैं, गवर्नमेंट का भी रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि अमेरिका में आप देखें अगर व्हेन रिपब्लिकन्स जब थे तो उनका भी एक फाइनेंशियल ढांचा जो कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट होती है वो ट्राई करना चाहते हैं कि उनके पास भी रहे, स्ट्रेंथ रहे, फाइनेंशियल्स रहे। इस तरह से गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में गवर्नमेंट भी हेल्प करता है हर बिजनेस एंटरप्राइजेस को। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर है, कोई ज़्यादा अच्छा काम कर लेता है, हम जोड़ लेते हैं लोगों के साथ। बट आई डोंट थिंक दैट इसमें कुछ डायरेक्टली गवर्नमेंट इन्वॉल्व होता है। वो बिजनेस हाउस खुद मेहनत करता है एंड दे आर गेटिंग इट डन। अच्छा, तो असम में आपने बोला है कि बीजेपी का ही सरकार होगा। हाँ। तो कौन सा कैलकुलेशन से आप बोल रहे हैं? हाँ, ओवरऑल अगर देखा जाए, हम्म, अगर ओवरऑल का अगर हाँ 126 कंस्टिट्यूंसीज हैं, हम्म, उसमें से जितने भी कंस्टिट्यूंसीज हैं, जितने भी अच्छा अभी तक का जो लाइनअप है, अभी तक के लाइनअप के हिसाब से क्वाइट श्योर अबाउट इट। वो जो महाजोट है या तो एलजेपी राइजर दल, उनका जो थर्ड फ्रंट है, तो ये सब का राइज से बीजेपी का कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा क्या? डेफिनेटली देखिए क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, जो मैं जानता हूँ, जितना जानता हूँ, और एक इसका जो वोट बैंक है वो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग मैंडेट है। अच्छा, और उस मैंडेट पे ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो लोगों ने पहले वोट दिया था वो वोट देंगे। हाँ, ये बात अलग है कि कहीं कहीं महाजुट का कहीं कहीं परफॉर्मेंस जहाँ पे उनका अच्छा था वहाँ पे और अच्छा होगा। इसलिए ओवरऑल आप जब सीट अलाइनमेंट देखेंगे आप, तो आपको ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आएगा, क्योंकि कहीं कहीं कांग्रेस भी नाखुश है। बहुत जगह पे कांग्रेस को भी टिकट नहीं मिला, वहाँ पे कांग्रेस नाखुश है, वहाँ पे वो जो वोट है वो बीजेपी को चले जाएंगे। जहाँ पे बीजेपी का नाखुश है वहाँ पे इस तरह से क्या होगा कि ओवरऑल जो है ना वो बैलेंस हो जाएगा। और कहीं कहीं क्या है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। जैसे कि AUDF ने कहीं 18 सीट जीते हैं, समझ लो उन्होंने 10,000 के मार्जिन से जीता है, तो मेरे हिसाब से इट्स माई पर्सनल कैलकुलेशन वो वहाँ पे 30,000 से जीते हैं। 100 प्लस तो नहीं होगा जो सपना था पहले बीजेपी का? मैं इसलिए सोचता हूँ कि 100 प्लस सपना तो नहीं होना चाहिए, कंफर्टेबल मेजोरिटी रहेगा। बीजेपी विल बी अराउंड 65 to 70 के अंदर बीजेपी का आना चाहिए, टू बी रियलिस्टिक। और बाकी अलायंस है, अलायंस के साथ और 10 से 12 सीट आना चाहिए, तो आई थिंक दे विल बी अराउंड 75 सीट्स, तो आराम से आ जाएंगे। आई डोंट थिंक। ठीक है, थोड़ी देर के लिए पॉलिटिक्स को एक अलग से रख के मैं आपका जो बराकबेली के लिए एज ए बिजनेसमैन आपका क्या विजन है बराकबेली के लोगों के लिए स्पेशली? पॉलिटिक्स को छोड़ के मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे काम कर रहा हूँ। अभी बराकबेली में आप अगर लखीमपुर कंस्टिट्यूंसी में जाएंगे, वहाँ पे
कुछ गांव हैं जो ट्राइबल विलेजेस हैं, वहाँ के बच्चे अभी अमेरिका में हैं, यूएस में हैं। उनका सैलरी इंडियन करेंसी में करीब 10 से 15 लाख रुपए है अच्छा महीने का। उन लोगों ने घर बना चुके हैं, वो हमारे इंस्टीट्यूशन से अच्छा पढ़ के यूएस गए हैं। तो मार्कोलिन नाम का मार्क कम्युनिटी मार्क कम्युनिटी का। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोगों ने किया है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है, क्योंकि जॉब क्रिएशन बहुत बड़ा एरिया। वी कांट बी डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट टू गिव जॉब टू एवरीबडी। और हमारा जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री भी उतना वाइड स्पेक्ट्रा नहीं है कि हम सबको एकोमोडेट कर पाए। तो हमको क्या करना है, एक अच्छा इंटरफेस, क्योंकि मेहनत करने के लिए हमारे लोग यहाँ पे पीछे नहीं हटते। आई थिंक बराक के लोग मोस्ट हार्ड वर्किंग लोग हैं पूरा इस रीजन में देखा जाए तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एक अच्छा बेसिक एजुकेशन जो हमारा, इसमें हम अगर काम कर पाएँ तो हम लोग सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा एक योगदान दे पाएंगे इन द फ्यूचर। और उसी पे मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में काम कर रहा ठीक है, हूँ। ये तो आपका मिशन था। हाँ जी। मिशन है, हाँ जी। क्या मिशन है? मिशन को पूरा करने के लिए क्या मिशन होगा आपका? अभी जितना ज़्यादा हो सके उतना टाइम देना है। मैंने बहुत कम टाइम दिया, वो एक फैक्ट है कि पिछले 5 सालों में मेरे को जितना, आई लॉस्ट माई मदर ऑल्सो इन द मंथ ऑफ सितंबर, और कोविड का भी था, कंपनी में भी काफ़ी डिप्रेशन हो गया था, द फाइनेंसेस कंसर्न, तो मेरे को काफ़ी टाइम देना पड़ा वहाँ पे। लेकिन अभी से मैं मेकिंग इट अ पॉइंट दैट मैं जितना ज़्यादा टाइम दे पाऊँ, हर महीने मैंने अपने कंस्टिट्यूंसी में भी बात किया है लोगों के साथ, हर महीने आई बी हियर, और मिनिमम 10 से 15 दिन एवरी मंथ मैं यहाँ पे रहूँगा। और उस तरह से जो भी स्कूल का प्रोजेक्ट हम लोग ले रहे हैं उसको भी रेडी करना जितना जल्दी हो सके, और जितना भी काम है वो इफेक्टिवली करूँगा। अभी से आई बी हियर, फोकस करेंगे फोकस करेंगे अभी। उधर बनना। हाँ जी, 100%। अच्छा, बाकी इलाका में है हम लोग जो भी रहेगा, जैसे अब हम हैं तो जो भी रहेगा जैसे भी रहेगा। अब रिजल्ट आने के बाद कहाँ कहाँ काम करना पड़ सकता है डिपेंड करेगा, उस तरह से काम रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। और अभी लोकसभा इलेक्शंस भी आ रहे हैं 2024 में, तो उसके लिए भी जितना मेहनत करना है करना बहुत पड़ेगा। अच्छी बात है। तो अभी मैंगो मीडिया में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो आने मच। वाला दिन की आपके सपना और विजन और मिशन के लिए हम लोगों की शुभकामना है आपके साथ Thank you मैंगो so मीडिया much. की ओर से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।